हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, द दिल्ली सुल्तान्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एज यूजुअल बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसलिए हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जिससे आप इसको ज्यादा परफेक्टली समझ सकें। ये ब्लॉक्स एक बहुत ही लॉजिकल फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जिससे इस चैप्टर को याद रखना आसान हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली की इंपॉर्टेंस से, फिर दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनास्टीज आती हैं और उनके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे, हमें इनके बारे में कैसे मालूम पड़ा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच टेल अस अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, उस समय का बैकग्राउंड और माइंडसेट कैसा था, फिर सल्तनत की ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज क्या थी, वो कैसे एक बड़ा और इम्पोर्टेंट एम्पायर बना और इतने बड़े एम्पायर को फिर मैनेज कैसे किया गया, उस समय इन्वेजन्स भी बहुत होते थे तो उसको कैसे मैनेज किया गया, और फाइनली लेटर सुल्तान्स जो बाद में आए एंड द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो एज यू कैन सी इट्स वेरी लॉजिकल, पर एक सीक्वेंस में, एक स्टोरी फॉर्मेट में हम इसको समझ लेंगे। दिल्ली कैसे इंपॉर्टेंट बना, इसको समझने के लिए हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं। सबसे इजी, दिल्ली सबसे पहले लाइमलाइट में आया 12th सेंचुरी में। जो तुम्हारा राजपूत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के केस में। व्हाई? बिकॉज दे वर द फर्स्ट डायनास्टी जिन्होंने दिल्ली को अपनी किंगडम का कैपिटल बनाया था। इसके पहले कोई दिल्ली को जानता ही नहीं था। ठीक है, फिर 12th सेंचुरी की मिडिल तक आते आते जो चौहान डायनास्टी है, जिसको चाहमना डायनास्टी भी बोलते हैं, इन्होंने तुम्हारा राजपूत को डिफीट कर दिया। अब ये किंगडम इनका हो गया और इन्होंने भी दिल्ली को अपना कैपिटल बनाए रखा। ये जो चौहान डायनास्टी थी, ये थे तो अजमेर के, बट नाउ दे मेड दिल्ली देयर कैपिटल। अब कैपिटल था तो कमर्शियल सेंटर भी था, सबसे ज्यादा पैसे का फ्लो यही हो रहा था। सो दिल्ली सबसे पहले इंपॉर्टेंट और कमर्शियल सेंटर बना अंडर द तुम्हारा राजपूत एंड द चौहान डायनास्टी। लेकिन कमर्शियल सेंटर कैसे बना? एक्चुअली उस टाइम पे बहुत सारे जैन मर्चेंट्स थे जो इस सिटी में रहते थे। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए और यहीं पे कॉइन्स की मिंटिंग भी होती थी। मिंटिंग का मतलब होता है जो कॉइन्स को बनाने का प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं मिंटिंग। तो जो भी कॉइन्स दिल्ली में मिंट होते थे उनको कहा जाता था दिल्लीवाल, और ये बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते थे। सो इनकी इंपॉर्टेंस भी थी एंड दैट इज वाई दिल्ली वॉज एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो ये तो हो गई 12th सेंचुरी की बात। फिर धीरे धीरे आते हैं 13th सेंचुरी की बिगिनिंग में। नाउ दिल्ली बिकेम अ कैपिटल अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, जिनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और अब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि दिल्ली सुल्तान्स का जो किंगडम था ये थोड़ा बड़ा था। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का ज्यादा रीजन कवर कर रहा था, और इसीलिए दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में पहली बार दिल्ली एक ऐसे किंगडम का कैपिटल बना जो वास्ट एरियाज को कंट्रोल कर रहा था। तो अब हम समझ लेते हैं कि सल्तनत में कौन सी डायनास्टीज थी और उनके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे। बेसिकली 5 डायनास्टीज टुगेदर मेक द दिल्ली सल्तनत। अर्ली टर्किश रूलर्स, खलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सैयद डायनास्टी एंड लोधी डायनास्टी। इन पांचों के रूलर्स को कहा जाता है द दिल्ली सुल्तान्स। ये सब अलग अलग डायनास्टीज थी जो एक दूसरे को डिफीट करके आई थी, लेकिन सबकी सबका ओरिजिन ऑलमोस्ट सिमिलर था, एंड दैट इज वाई इस पूरे को हम कहते हैं द दिल्ली सल्तनत। सुल्तान्स के राज को कहा जाता है सल्तनत। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इजी सा चार्ट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हो कि जो राजपूत डायनास्टीज हैं, तुम्हारा जो चौहान्स, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये दिल्ली सल्तनत में नहीं आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तुम्हारा डायनास्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे अनंगपाल, और चौहान डायनास्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। 1206 से दिल्ली सल्तनत का रूल स्टार्ट हो गया था, और फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चारों ही रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इल्तुतमिश, रजिया और घियासुद्दीन बलबन। अभी इनके नाम आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आई खलजी डायनास्टी, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे है अलाउद्दीन खिलजी। फिर आते हैं तुगलक डायनास्टी पे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है मोहम्मद तुगलक। एंड लास्ट में देयर इज सैयद डायनास्टी एंड लोधी डायनास्टी। ये लेटर सुल्तान्स थे और इनके बारे में भी हम बहुत ही शॉर्ट में चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जान लेते हैं कि हमें आज प्रेजेंट टाइम्स में इनके बारे में कैसे मालूम पड़ा। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच टेल अस अबाउट देम। सबसे पहले तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं जो हर एरा को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। तो ये सब तो है ही, दीज वर ऑल्सो हेल्पफुल, लेकिन द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स फॉर लर्निंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स आर तारिख। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है तारिख, और अगर बहुत सारी तारीख रखी है तो उसको बोलते हैं तवारिख। इसका मतलब क्या होता है? दे आर हिस्ट्रीज जो पर्शियन में लिखी गई हैं, मतलब हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया गया है पर्शियन लैंग्वेज में। एंड व्हाई पर्शियन? क्योंकि पर्शियन वाज द लैंग्वेज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द दिल्ली सुल्तान्स। तो ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी जो वो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करते थे। तो तवारिख्स भी इसी में लिखी गई हैं। लेकिन इन तवारिख्स को लिखा किसने? हु वर द ऑथर्स? तवारिख के जो ऑथर्स थे दे वर वेरी लर्नेड मेन, जैसे कि सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स। ये सब जो लोग थे जो पढ़े लिखे थे उस टाइम पे, ये लोग तवारिख लिखते थे। लेकिन इसमें लिखते क्या थे? दे रोट अबाउट इवेंट्स दैट हैपेंड
and they advised rulers on governance. इसका मतलब ये तो डॉक्यूमेंट करते ही थे कि उस समय क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसमें वो भी लिखते थे कि वो सुल्तान को क्या एडवाइस देना चाहते हैं अपने एम्पायर को रन करने के लिए। सारी तवारीख में एक बात कॉमन है, दैट दे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ जस्ट रूल। जस्ट रूल मतलब एक फेयर रूल। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द सर्कल ऑफ जस्टिस। फखरी मुदाबिर 13th सेंचुरी के एक पर्शियन ऑथर थे और उनका लिखा हुआ एक छोटा सा एक्सर्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किंग्स जो है वो जस्टली और ऑनेस्टली रूल करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पेजेंट्स हैप्पी नहीं होंगे, पेजेंट्स हैप्पी नहीं होंगे तो वो टैक्स नहीं दे पाएंगे, और टैक्स नहीं देंगे रेवेन्यू नहीं होगा, और सोल्जर्स को सैलरी नहीं मिल पाएगी, और जिस किंगडम के पास सोल्जर्स नहीं होंगे वो तो ऑब्वियसली स्ट्रांग नहीं होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ जस्ट एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट। अब यहीं पे एक और चीज सीख लेते हैं, विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस बट विच इज गुड टू नो, कि मैन्युस्क्रिप्ट मेकिंग के 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये जो तवारीख लिखी जाती थी ये सब मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखी जाती थी, राइट। सो देयर आर 4 स्टेजेस इन मेकिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट। द फर्स्ट स्टेज इज प्रिपेयरिंग द पेपर, क्योंकि उस समय आज के जैसा नहीं था कि पेपर वॉज रेडिली अवेलेबल। सेकेंड वॉज राइटिंग द टेक्स्ट। थर्ड वॉज मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। कैन यू इमेजिन हाउ इंटरेस्टिंग कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पैसेजेस को गोल्ड से हाईलाइट करते थे। अमेजिंग, राइट। और फोर्थ है प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, कि सारे पेजेस को एक साथ इकट्ठा कर सके। और इसी के साथ हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, कि उस समय जो लोग तवारीख लिख रहे थे, जिसकी वजह से हमें उस समय की हिस्ट्री मालूम पड़ रही है, उनका बैकग्राउंड और माइंडसेट कैसा था। लेकिन ये जानना जरूरी क्यों है, आप बात को समझिए। तवारीख जो है ये मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हमारा, जो दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें बता रहा है। तो अगर हमें हिस्ट्री को करेक्ट लाइट में समझना है, करेक्ट तरीके से समझना है, तो हमें ये भी जानना होगा कि जिन्होंने ये हिस्ट्री हमें बताई है, जो तवारीख के ऑथर्स हैं, उनका बैकग्राउंड और माइंडसेट क्या था, जिससे हमें समझ में आ सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोर्स में कुछ बायस हो जो हमें मालूम ना पड़ रहा। ठीक है, तो उनका बैकग्राउंड और माइंडसेट जानने से पहले 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप समझ लीजिए जो अभी आगे यूज होंगे। पहला, बर्थ राइट। इसका मतलब होता है प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, उस समय के लोग ऐसा मानते थे कि जो भी लोग नोबल्स होते हैं, मतलब जो किंग के कोर्ट में हाई पोस्ट पे होते हैं, ये जो पोस्ट होती हैं, दे आर इनहेरिटेबल। व्हाई? बिकॉज दोज पीपल आर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज। वो ये मानते थे कि एक नोबल का जो बच्चा है वो भी आगे चल के वही पोस्ट हैंडल करेगा, वो पोस्ट किसी और को नहीं दी जानी चाहिए। जेंडर डिस्टिंक्शन एक दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। बायोलॉजिकल नेचुरल डिफरेंसेस हैं, दैट इज ओके, लेकिन जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब होता है ये मानना कि ये जो डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से मेन आर सुपीरियर एंड वुमेन आर इंफीरियर। तो जेंडर डिस्टिंक्शन के पॉइंट्स को यूज किया जाता था टू शो कि वुमेन जो है वो वीक हैं और लेस केपेबल हैं दैन मेन। अब ये दोनों वर्ड्स कहाँ यूज होंगे, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तवारीख की जो ऑथर्स हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में 3 बातें जानना आपको बहुत जरूरी है। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज, मोस्टली दिल्ली। दे डिड नॉट लिव इन विलेजेस एवर। तो इनके पास एक ही परसेप्शन था, इनको सिर्फ यही मालूम था कि सिटी में लाइफ कैसी होती है। दे हैड नो आइडिया कि लोग विलेजेस में कैसे रह रहे हैं। तो उस बात को ये हिस्ट्री में सही से डिपिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट था, दे रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स टू इम्प्रेस देम एंड गेट रिवॉर्ड्स। तो अगर हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो उसको फ्लैटर करने के लिए भी अगर थोड़ा बहुत लिख दिया या एक्चुअल इवेंट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, तो उनको तो रिवॉर्ड चाहिए ना, उनको कोई मतलब ही नहीं है हिस्ट्री से। सो देयरफॉर तवारीख कैन बी बायस्ड। और थर्ड पॉइंट था कि दे एडवाइज रूलर्स टू प्रिजर्व द आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। यहाँ पे वो वर्ड्स आ गए जो अभी हमने पढ़े थे। उस समय के जो तवारीख के ऑथर्स थे, जो भी लोग हाई पोस्ट पे थे, वो ये मानते थे कि जो आइडियल वर्ल्ड है उसमें बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन दोनों सही है, और वो इनकरेज करते थे कि उस समय के रूलर्स इन चीजों को फॉलो करें। अब इसी प्रेवलेंट माइंडसेट का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रजिया बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा कि उस समय का माइंडसेट था जेंडर डिस्टिंक्शन, सो वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड एज केपेबल एज मेन। उस समय के जो क्रॉनिकलर थे मिन्हाजी सिराज, उन्होंने ये तो रिकॉग्नाइज किया कि शी इज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं थे कि ये क्वीन उनकी रूलर बनेगी इंडिपेंडेंटली। उस समय के नोबल्स भी इस बात से खुश नहीं थे, और इसीलिए इवन दो शी वाज वेरी केपेबल, लेकिन फिर भी 1240 में उनको थ्रोन से हटा दिया गया। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सर्प्ट दिया हुआ है जिसमें मिन्हाजी सिराज के कोट्स लिखे हुए हैं, वेयर ही थॉट दैट द क्वींस रूल वाज अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर जो गॉड ने क्रिएट किया था। उनके हिसाब से गॉड ऐसा नहीं चाहते थे कि विमेन वो सपोज टू रूल। उनको ऐसा लगता था कि गॉड वांटेड अ वर्ल्ड जहाँ पे विमेन जो है वो मेन से सबऑर्डिनेट रहे। ऐसा ही सिमिलर माइंडसेट कुछ और जगहों में भी पाया जाता था। सुल्तान रजिया का तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, लेकिन सुल्तान रजिया ने हर जगह ये मेंशन किया है कि शी इज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। एक और क्वीन थी
क्वीन रुद्रमा देवी जो काकातिया डायनास्टी की थी, और ये डायनास्टी वारंगल जो आज प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश का पार्ट है उसको बिलोंग करती थी। इन्होंने 1262 से 1289 तक रूल किया था। तो सुल्तान रजिया ने सिर्फ 4 इयर्स तक रूल किया था, लेकिन रुद्रमा देवी ने काफी लंबे टाइम तक रूल किया था। और ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज शी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड शी प्रिटेंडेड दैट शी वाज अ मैन। तो उन्होंने मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि शी इज अ क्वीन। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहां के लोगों का भी माइंडसेट वाज सिमिलर टू द माइंडसेट ऑफ द पीपल इन द दिल्ली सल्तनत। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह के लोगों का माइंडसेट एक जैसा था। एक और क्वीन थी जिनका नाम था दिद्दा, कश्मीर की क्वीन थी जिन्होंने 980 से 1003 तक रूल किया था। तो ये भी काफी लंबा पीरियड था। और इनका जो टाइटल है दिद्दा, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड दीदी, जिसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर। इससे हमें मालूम पड़ता है कि इनके जो सब्जेक्ट्स थे वो इनको अफेक्शनेटली प्यार से दिद्दा बुलाते थे। सो इसका मतलब दिस इज अ डिफरेंट माइंडसेट दैन व्हाट वाज फाउंड इन द दिल्ली सल्तनत या फिर विच वाज फाउंड इन वारंगल। तो यहाँ के लोग वर हैप्पी टू हैव अ क्वीन एज देयर रूलर। तो अभी तक हमने चैप्टर की कई सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली। आपको मालूम भी पड़ा नहीं ना? तो इसी तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं और इसके आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। गाइज, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो और हमारा हार्डवर्क पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।